अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पाकिस्तान की सियासत पर गहरे असरात। नून लीग के अंदर इख्तलाफात में शिद्दत आ गई तो दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन का इंदिया देते हुए आम इंतखाबात की तैयारी की हिदायत दे दी। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर में शिद्दत आ गई। कराची में लॉकडाउन नाफिज करने के मामले पर वफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने आ गए। ऑलरेडी जी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। पार्टी सदारत छोड़ने की धमकियां हिकमत अमली नज़रअंदाज की गई है। साथ ही साथ पार्टी में 2 बयानियों का एतराफ़ और वक्त से पहले इंतखाबात होने का इशारा। आज़ाद कश्मीर की सियासत के ये असरात हमें नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान की सियासत पर। आज़ाद कश्मीर की जो इंतखाबात हैं उसके असरात क्या होंगे इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पर भी बात करेंगे कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने नून लीग में 2 बयानी होने का एतराफ़ कर लिया। इससे पहले माजी में जब भी नून लीग को 2 धड़ों में तकसीम होने की बात की जाती थी तो नून लीग इसका एतराफ़ करने से हमें कासिर नज़र आती थी, लेकिन अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ये खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि पार्टी में 2 बयानिए हैं। और साथ ही साथ दूसरी तरफ हिकमत अमली नज़रअंदाज की गई है। इसके बाद जो है शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नाराज़ नजर आ रहे हैं और उन्होंने साथ ही साथ पार्टी सदारत जो है उसकी छोड़ने की धमकी भी दे दी है। और लेकिन पार्टी के अंदरूनी तौर पर ज़राए के मुताबिक कोई भी खबर नहीं आई है कि पार्टी इस बात की तस्दीक कर रही है या इसकी तरदीद कर रही है। तो क्या नून लीग मुस्तकबिल में जाकर 2 धड़ों में तकसीम होगी या वाकईतन नून लीग बंद गली की तरफ उसकी सियासत जारी है? इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो ये बात कर रहे हैं कि जी वक्त से पहले इंतखाबात हो जाएंगे, उन्होंने इशारा दे दिया है। तो इस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ इसी सेगमेंट के आखिर में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद सियालकोट में जो ज़िमनी इंतखाब हुए हैं उसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कितने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफी बूस्ट मिल रहा है। ये तमाम तर मौज़ूआत में नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ आर। के बाद वापस आने का शुक्रिया। तमाम तर सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया नज़ीर लगारी साहब ने। सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लगारी साहब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात जो हुए इसके बाद जो सूरत हाल चल रही है इस पर तो मैं आता हूँ कि शहबाज शरीफ जो धमकियाँ दे रहे हैं, साथ ही साथ इंतखाबात का इशारा दे रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। लेकिन उससे पहले मैं आपसे आपका कॉमेंट लेना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हुए हैं उन्होंने पाकिस्तानी सियासत पर क्या असरात छोड़े? असल में पाकिस्तान के ही पस मंज़र में इलेक्शन लड़ा गया और इलेक्शन कैंपेन का इशू जो था वो पाकिस्तान के इश्यूज थे। कश्मीर से रिलेटेड इश्यूज पर बात नहीं की गई। कैंपेन कर रही थी मोहतरमा मरियम नवाज़ और जनाब बिलावल भुट्टो ने कुछ दिन कैंपेन की और फिर वो चले गए थे अमेरिका। और जनाब इमरान खान साहब कुछ दिनों के लिए गए, फिर उनके वज़रा चल रहे थे। यहाँ इल्ज़ामात जो थे वो एक दूसरे पर लगाए जा रहे थे और कश्मीर का जो असल इशू है उसके ऊपर बात नहीं की गई। इंतखाबी इशू हमेशा कश्मीरी इलेक्शन का इंतखाबी इशू ये होता है कि कश्मीर के मसले के हल के लिए आपके पास क्या तजावीज़ हैं, इस पर बिल्कुल सरेदस्त बात ही नहीं की गई और इसको इग्नोर किया गया। और कभी कभी इस सिलसिले में अगर बात हुई तो बिलावल भुट्टो की तरफ से होती गई, लेकिन तनकीद वो भी अपोजिशन की पार्टी नून लीग पर भी कर रहे थे और हुकूमत पे भी कर रहे थे। और हुकूमत की तवज्जो भी कश्मीर के इशू पर नहीं थी। जो कश्मीर के इशू के बारे में वज़ीर आज़म ने जो बात की थी वो मैं समझता हूँ कि मौजूदा पस मंज़र में बहुत ही इसको क्या कहना चाहिए, यानी मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स उससे इत्तफाक नहीं करता कि आप अपने मुल्क में रेफरेंडम कराएं कि जी आपने इंडिया के साथ रहना है, पाकिस्तान के साथ रहना है, फिर रेफरेंडम के बाद दूसरा रेफरेंडम कराएं कि आप हमारे साथ रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं। इसका क्या मतलब था? यानी इस तरह से वज़ीर आज़म क्या बताना चाहते थे मुल्क के लोगों को, कश्मीर के लोगों को? वो क्या मैसेज देना चाहते थे? कश्मीर एक हमारे पास जो कश्मीर है वो असल इशू नहीं है। असल इशू तो वो है जिसको इंडिया ने आर्टिकल 370 को रिवोक करके अपने मुल्क के अंदर उसका हिस्सा बना लिया, जबकि वो एक खुद मुख्तार स्टेट थी और जितनी भी उसको इंडिया में आईनी ज़मानतें थी वो सब ख़त्म कर दी। यहाँ पर जो आप कुछ करना चाहते हैं कि यहाँ पर भी एक सूबा बनाकर इसकी वो हैसियत को भी ख़त्म करना चाहते हैं, ये एक खेल है। मैं समझता हूँ कि अगर ये संजीदगी से बात की वज़ीर आज़म ने तो इसे कश्मीर की हद तक बहुत ही ख़तरनाक खेल समझना चाहिए। मेरे सामने जो वाक़यात हुए हैं उनमें सकूत ढाका फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान जो है मेरे सामने का वाक़या, और मैं
उस गम और उस दुख को आपको फील कर सकता हूँ। कश्मीर के बारे में हमें ऐसी कोई बात नहीं करना चाहिए जिसका मतलब कश्मीर को आप अपने तौर पर हल करने को, ये अक़वाम मुत्तहिदा का मसला है, हम नहीं हल कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी काउंसिल का मसला है। सिक्योरिटी काउंसिल इंतजामात करे कि इस्तिस्वाब राय हो, लोग अपनी राय दें कि वो क्या चाहते हैं और वो अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करें। और इसके बारे में जो गाइडलाइन है वो मौजूद है उन रेजोल्यूशंस में, जो रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पास की हैं और जो रेजोल्यूशन जनरल असम्बली में पास की हैं। लगारी साहब, बिल्कुल आप वजाहत फरमा रहे हैं। और हमारे यहाँ सिर्फ कश्मीर का मामला नहीं, इसके साथ दीगर जितने भी मामलात हैं, चाहे वो ज़्यादा अहम हों या कम अहम हो, हमेशा से सियासत की नज़र हुए हैं। और इसी तरह से कश्मीर का मामला आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में सियासत की नज़र हो गया। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद हम तीनों पार्टीज़ की अगर अलग अलग बात करें, पहले अगर नून लीग की हम बात कर लें तो नून लीग में हमने देखा कि मरियम नवाज़ का बयानिया चला, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मरियम नवाज़ जिस बयानी के तहत सियासत में चल रही हैं, नून लीग का मुस्तकबिल उतना सिक्योर फिर है नहीं। और हमें नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं और अब तो उन्होंने धमकी दी है कि पार्टी सदारत वो छोड़ देंगे, ओहदे से वो ओहदा छोड़ देंगे। और साथ ही साथ नून लीग के अंदर से किसी ने भी इस फैसले की तरदीद या तस्दीक भी नहीं की है। अब हिकमत अमली को नजरअंदाज किया गया, इस बात पर वो नाराज भी हैं। बात यह है कि जब ये आए हैं सियासत में, ये फैमिली 81 में, तो वो आए हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। और जब वो इक़्तिदार में आए, जब कुल्ली इक़्तिदार इनको मिला, तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के सबसे अहम इदारे के साथ हमेशा 90 में इक़्तिदार में आए, 93 में लड़ाई की, फिर उसके बाद उन्होंने 99 में लड़ाई की, फिर उसके बाद जब अभी आए तो अभी लड़ाई की है। तो इनकी पिच वो नहीं थी, इनका ग्राउंड वो नहीं था, इनकी वो जगह नहीं थी जा करते थे। वो रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के परवरदा। जब वो इस्टेब्लिशमेंट से अपने पाँव निकालेंगे और कहेंगे जनाब हम तो आपके साथ दो हाथ करना चाहते हैं, तो फिर दो हाथ। अपोजिशन के लिए एक पार्टी मौजूद है, वो पीपल्स पार्टी, जो हमेशा से अपोजिशन करती रही और अपोजिशन की जुबान बोलती रही है। ये मरियम नवाज का नैरेटिव ने वो इदारों के खिलाफ बोलती हैं। जी, मरियम भी बोलती हैं और मरियम के वालिद साहब भी बोलते हैं। और मजीद दिलचस्पी की बात यह है कि जो ऑप्शंस मौजूद होते हैं उस पर नहीं आ रहे हैं। ये ऑप्शन इनके पास मौजूद है, पंजाब गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, ऑप्शन मौजूद है कि वफाक में हुकूमत चेंज हो सकती थी और अब भी हो सकती है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ इस तरफ नहीं आ रहे हैं। वो एक ऐसी एब्सोल्यूट पावर चाह रहे हैं जिसका जो वक्त गुजरेगा इनकी वो बेस कमज़ोर होती जाएगी, वो नहीं जा पाएंगे और उनके पास ये नहीं होगा। पीपल्स पार्टी ने तालमेल किया, पीपल्स पार्टी ने अपने आप को रिव्यू किया और मुज़ाहमत से मुफ़ाहमत की तरफ गई। और वो जो मुफ़ाहमत की पार्टी थी, पैदाइशी तौर पर वो मुज़ाहमत की तरफ जाने की बात करेगी तो मामला आगे चलेगा नहीं। और ये जो किंग्स पार्टी होती है अभी जो मौजूद है, इसका कोई वैसे भी कोई बैकग्राउंड तो है नहीं, आगे अचानक तो इस तरह से चली जाएगी, अचानक जिस तरह से काबली गई थी इसी तरह से ये भी चली जाएगी। तो लेकिन लगारी साहब, जिस तरह से आपने पंजाब में तब्दीली की बात की, मरकज में तब्दीली की बात की, नून लीग तो इस तरफ आए ना है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी मुतहर्रिक नजर आ रही है। जिस तरह से जरदारी साहब पंजाब में मौजूद रहे, उसने परवेज इलाही साहब से मुलाकात भी की, उनके दीगर मेंबरान के साथ मुलाकातें भी होती रहीं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने हिदायत की है कि इंतखाबात के वक्त से पहले ही इंतखाबात हो जाएंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लग रहा है कि कुछ तब्दीली की तरफ जा रही है। ये इतना कॉन्फिडेंस क्यों मिला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि वो एकदम से इशारा दे रहे हैं कि जी पहले इंतखाबात हो जाएंगे? नहीं, हालात की बात होती है, उनकी हालात पर नज़र है। जिस तरह के हालात रोज़ बरोज़ पैदा होते जा रहे हैं, पाकिस्तान एक इंटरनेशनल सिनारियो में अफगान इशू के में जिस तरह से पाकिस्तान को एक ख़ास अपना तर्ज अमल लेकर चलना है, एक वो इशू है। इसके अलावा कश्मीर इशू पर आपने एक स्टैंड लेना है, एक वो इशू है और एक इंटरनल सूरत हाल है। ये सारे मसाइल मिलकर ये जाहिर करते हैं कि हुक्मरान को जाने की जल्दी है। जाने की जल्दी तो यूँ भी जाहिर होती है कि उनके पास तो भाई सीटें पूरी नहीं है, उसके बावजूद वो अपने लोगों को सीख मारते फिर रहे हैं कि क्यों नज़ीर खान को उठाकर एक बार गिरफ्तार किया, कोर्ट ने जमानत दी, फिर अगले दिन गिरफ्तार किया। ये तो अपने लोगों को, अगर ये लोग हट जाते हैं तो इनके पास क्या होती है जब जाते हैं हाउस में, और ये लोग भी हट जाएं जो 10-12 कौमी असम्बली में, इनके पास क्या 9-10 सीटों की अक्सरियत है। वो 9 से 10 लोग अगर चले जाते हैं, फर्ज करते हैं, तो फिर क्या रह जाएगा इनके पास। और जो
मियां नवाज शरीफ चाहते हैं अब मियां नवाज शरीफ की पार्टी वाकई उस टूट फूट का शिकार हो सकती है जिस टूट फूट के नतीजे में वो ऐसा भी कर सकती है कि इक़्तिदार के ये मौजूदा बहरान में वो आकर तमाम उस अपोजिशन के साथ खड़ी हो जाए और जो कहें कि जनाब ये हम इस हुकूमत के साथ नहीं चल सकते हैं या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाए। ये कोई बात ना हुई कि सियासत में आप रास्ते बंद कर दें। मोहतरमा मरीम नवाज और जनाब मियां नवाज शरीफ रास्ते बंद कर रहे हैं, अपने लिए भी बंद कर रहे हैं और खेल के सारे उसूल को जो है वो एक तरफ कर रहे हैं। अगर इनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान में वो एक ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे कि जब वो इदारों के साथ मनमानी कर सकेंगे, शहनशाह मुअज़्ज़म बन जाएंगे, अमीरुल मोमिनीन बन जाएंगे, जब कुल्ली इख्तियार अपने पास ले लेंगे और जब वो फातिह आज़म बनकर पाकिस्तान की जो इक़्तिदार है उसको हासिल कर लेंगे तो मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल है। आपके कहने का मतलब है कि नून लीग की सियासत जो है वो बंद गली की तरफ जा रही है, लेकिन पहले जब भी बात होती थी नून लीग दो धड़ों पर मुश्तमिल है तो हमेशा से नून लीग की तरफ से तरदीद आ जाती थी, लेकिन अब तो बाकायदा तौर पर मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने भी गुज़िश्ता रात एक टॉक शो में ये एतराफ़ किया है कि नून लीग में दो बयानियाँ हैं और हुकूमत भी ये कब से बात करी है। शेख रशीद साहब हमेशा ये कहते हैं शीन और नून, तो क्या इसका मतलब है कि अब नून लीग भी दो हिस्सों में वाज़ेह तौर पर बंट जाएगी मुस्तकबिल में या बाकायदा तौर पर पूरी नून लीग ही बंद गली की तरफ जा रही है? मेरा ख्याल ये है कि मैं उन आदमियों में हूँ, चंद लोगों में हूँ जो कहते थे कि ये डिसइंटीग्रेट नहीं होगी और पार्टी टूट फूट का शिकार नहीं होगी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पार्टी टूट फूट की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। दो सूरतें होंगी, या अगर मियां शहबाज शरीफ फेल हो गए तो पार्टी एक ऐसी बंद गली की तरफ चली जाएगी जहाँ से पार्टी की बड़ी टूट फूट का मरहला शुरू हो जाएगा और लोग पार्टी को छोड़कर इधर उधर का रास्ता देखेंगे। वो मियां शहबाज शरीफ अपना ग्रुप बनाए ना बनाए, लेकिन पार्टी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, वो जहां जिसको पनाह मिलेगी वहां चला जाएगा। लेकिन ये जो मुज़ाहमत का बयानिया है, जो लड़ाई का बयानिया है, आप लड़ाई लड़कर जीत सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है। लड़ाई नहीं लड़ी है ना, ये तो ट्रिक्स करके आप चले गए बाहर, आपने कोई ना कोई रास्ता तैयार किया और पहले भी चले गए थे, अब भी चले गए। पहले आपने कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, आपके अंदर वो जुर्रत भी नहीं है, आपके अंदर वो क्या मतलब ये कि ची गवेरा हो गए या फिडल कास्ट्रो हो गए या माओ ज़ेडुंग हो गए हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, क्या ये लेनिन बन गए हैं कि इनकलाब ला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? भाई पाकिस्तान में गिविंग कंडीशंस में आपको सियासत करनी है, आप अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छी ताकत बना ली, अब भी बहुत अच्छी ताकत है, लेकिन अगर आप हेड ऑन करने जा रहे हैं, अपना सर टकराने जा रहे हैं, तो भाई आगे सर टकराएंगे तो आपका सर फटेगा और कोई चीज नहीं होगी। इस तरह मुमकिन नहीं है जिस तरह से वो चाहते हैं कि ऐसी कुछ आखिर में आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात और सियालकोट के जो PP 38 का ज़िमनी इंतखाब हुआ है उसके बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला है। जो बात की जाती थी कि परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, कारकर्दगी की बुनियाद पर लोग इनको मुस्तरद कर देंगे, लेकिन हमने देखा कि वोट बैंक बड़ा है, तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बूस्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा या परफॉर्मेंस की तरफ कुछ बेहतरी आएगी? एक तो ये है कि ये बूस्ट इसलिए मिला है कि नून लीग ने इंतखाबी मुहिम नहीं की, इंतखाबी जलसे किए हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि उनके इलेक्टेबल जो थे वो तो छोड़कर चले गए थे और उन्होंने जाकर PTI को ज्वाइन कर लिया था। एक दो जो हैं इधर चले गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। तो जब इनके इलेक्टेबल ही चले गए तो फिर आप जितने भी जलसे करते रहे उसका होगा क्या? आपके वो सियासत तो वो नहीं रही है, नजरियाती सियासत 70s की जनाब के लोग नजरिए की बुनियाद पर वोट देंगे और लोग शख्सियत को देखकर वोट देंगे। अब दोनों चीजें जो हैं वो इतनी मौसर नहीं रही हैं, ना क्रिज्मा और ना ही जो है अपना ना आपका नजरिया जो है वो इतना, आपके पास नजरिया है क्या नजरिया है ये बताएंगे कि जनाब मैं नजरियाती हो गया हूँ। नजरियाती हो गए तो बताएं तो सही ना कि आपका नजरिया क्या है। आप मार्क्सी हो गए हैं, आप सोशलिज्म का प्रोग्राम ला रहे हैं, आप जो है वो क्या ला रहे हैं, आप तो हर तरफ से चलते रहे। तो लगारी साहब इसका मतलब है जिस तरह से आपने बड़ा अहम पॉइंट उठाया कि इंतखाबी जलसे किए, इंतखाबी मुहिम ने की, तो शहबाज शरीफ साहब ने जो सलमान गनी साहब से बात की उनका भी इशारा फिर इसी तरफ था कि हम तो अपनी कारकर्दगी बता ही नहीं सके, हम ये भी नहीं बता सके कि अब हुकूमत में होंगे तो हम क्या कुछ कर सकेंगे। ये इशारा फिर उसी तरफ था कि ये इंतखाबी मुहिम नहीं बल्कि इंतखाबी जलसे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा था, ये तो लग रहा था ना
आप उनके जलसे इतने अच्छे हुए हैं, अगर ये इंतखाबी पार्टी ना होती, अगर इसी तरह के जलसे पाकिस्तान में हूँ, अगर इसी के तरह के जलसे पाकिस्तान के दीगर सूबों में हूँ और मोबिलाइज करके ये लड़ाई की तरफ जाएं, तो ठीक है जी, लोग आपका जितने साथ देंगे। आप ऐलान कर दें कि हम इंतखाबी पार्टी नहीं, हम इनकलाबी पार्टी हैं, तो फिर लड़े ना आप इनकलाब के लिए, फिर आए ना वहाँ से, आप लंदन से बैठकर जो है वो इनकलाब लाएंगे। ये नहीं है जमाना भाई कि 12 साल तक लेनिन जो है वो जर्मनी में बैठा रहे और उसके बाद भी इनकलाब है, तो वहाँ इनकलाब के लिए दूसरी बाकायदा पनीरी भी काश्त की गई थी और वहाँ पर फसल भी उगाई गई थी। वो नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव कंडीशंस ये हैं कि जो कुछ स्पेस आपके पास है उस स्पेस में रहकर आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दें। ये तरीका नहीं है कि आप रूट कर जाकर बैठ जाएं। गॉट योर पॉइंट। आपके पास जो स्पेस होता है उसी स्पेस में रहते हुए आपको परफॉर्म करना चाहिए। अवाम के सामने परफॉर्मेंस होती है तो ही अवाम आपको सिलेक्ट करती है। बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नून लीग की सियासत बंद गली में जाते हुए नजर आ रही है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम तर सूरत-ए-हाल को बेहतर तरीके से भांपते हुए बेहतर तरीके से खेल रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है वो सिचुएशन को देखते हुए मिल रहा है। लेकिन समहाउ ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तमाम तर तज्ज़ियाकार ये बात भी कर रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले वक्त में सियासत किस तरफ जाती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सियासी तौर पर तो हलचल चल रही है, लेकिन कोरोना का जो मसला एक बार फिर से सियासत की नजर हो रहा है। सिंध और वफाक के दरमियान जो बयानात का तजाद आ रहा है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। और साथ ही साथ डेल्टा वेरिएंट जो सामने आया है, इसके क्या आगे जाकर असरात हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। सियासी सूरत हाल तो पाकिस्तान की एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना की सूरत हाल भी काबू से बाहर होती है एक बार फिर से नजर आ रही है। लेकिन साथ ही साथ लग रहा है कि कोरोना का मसला एक बार फिर से सियासत की नजर हो जाएगा। जब कोरोना वायरस आया था तो तब भी सिंध और वफाक के दरमियान बयानात का तजाद नजर आता था और अब एक बार फिर से यही तजाद नजर आ रहा है। हमने देखा कि NCOC की तरफ से जो फैसले किए जाते हैं, सिंध की तरफ से कह दिया जाता है कि जी हम अपने फैसले खुद करेंगे। आज फिर कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उसके बाद ये कहा है कि हम जो है वो लॉकडाउन लगा रहे हैं सिंध के अंदर और वफाक जो भी फैसले करता है वो उनकी मर्जी है, लेकिन हम यह 8 अगस्त तक लॉकडाउन का फैसला करते हैं और तमाम मार्केटें बंद रखने का ऐलान भी किया गया है। साथ ही साथ एक और वेरिएंट पाकिस्तान में सामने आ गया, उस पर रिसर्च चल रही है, इस पर भी हम इस सेगमेंट में बात करेंगे। डेल्टा वेरिएंट जो है कहा यह जा रहा है कि ये ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और साथ ही साथ अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज़ में टोटल 86 अमवात हुई हैं। डेथ रेशो बढ़ गई है, 86 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि 4,500 से ज़ायद केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। डॉक्टर अताउर रहमान साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त कोरोना की जो सूरत हाल है उसमें हम देख रहे हैं कि वफाक कुछ फैसले कर रहा है, सिंध कुछ फैसले कर रहा है। बेहतर कौन है? वाकईतन लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन असद उमर साहब कहते हैं कि लॉकडाउन करके हम मुल्क को नहीं चला सकते, तो किसका फैसला दुरुस्त है? इस वक्त बुनियादी तौर पर सूरत हाल है क्या? बात यह है कि सिंध जो है वो वफाक के मशवरे से ही फैसला कर रहा है। कुछ चीज़ें जो हैं वो सिंध के कंट्रोल में हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, क्योंकि 18वीं अमेंडमेंट के बाद जो हेल्थ सेक्टर है वो डिवॉल्व हो चुका है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो है वो NCOC, उनके पास सारा डेटा सेंट्रलाइज है, मौजूद रहता है। तो दोनों जो सही हैं, दोनों आपस में मशवरे से काम कर रहे हैं और यही मशवरे से काम करने के नतीजे में पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में बहुत कामयाब रहा है जिस तरह हमने टैकल किया है। तो ये कि वो सही है या ये सही वाली बात नहीं, दोनों को आपस में मशवरे से, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ग्राउंड रियलिटी। डॉक्टर साहब, कराची जो है वो पाकिस्तान का मुआशी हब है और इधर असद उमर साहब कहते हैं कि हम बंद नहीं कर सकते कुछ भी, इस तरह से हमारी मुल्क की मईशत का पहिया नहीं चलेगा, लेकिन कराची में जो है वो तमाम चीज़ें बंद करने के फैसले किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मुशावरे से सब कुछ हो रहा है तो इधर बंद करने से मुल्क की मईशत का पहिया रुक जाएगा, उधर बंद करने से कुछ नहीं होगा, जबकि कराची तो पाकिस्तान का मुआशी हब है। ये बात आपसे किसने कही कि कराची में कंप्लीट लॉकडाउन का फैसला हुआ है? ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। सिर्फ ये फैसला हुआ है कि जो इस वक्त तक लॉकडाउन है, जैसे 6 बजे तक दुकानें खुलती हैं, मैरिज हॉल्स वगैरह हैं, जो भी पहले हैं वो 8 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया है। कंप्लीट लॉकडाउन का तो कोई फैसला ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किया है ना फेडरल गवर्नमेंट ने किया है।
तो ये आपके पास गलत इत्तला आई है। किसी ने कहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन और कर्फ्यू की सूरत लग जाएगी और बंद हो जाएगा। सर, ऐसी कोई सूरत डॉक्टर साहब, पहले स्मार्ट लॉकडाउन होता था ना, अब मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन की बात की जा रही है। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि स्मार्ट लॉकडाउन की जगह मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। अगर हम डेल्टा वेरिएंट की बात कर लें, कराची से ही गालबन सबसे पहले केसेस रिपोर्ट हुए थे डेल्टा वेरिएंट के, इस पर आप रिसर्च भी कर रहे हैं, इसकी क्या सूरत है, इस वाले से भी हमारे नाजरीन को बताइएगा। जी, मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ कोई नहीं गया है, अभी भी स्मार्ट लॉकडाउन ही चल रहा है। और स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो का मतलब ये होता है कि कुछ हिस्से मुल्क के कंप्लीट लॉकडाउन में होते हैं कुछ अरसे तक, तो 5, 6, 7 हज़ार मकामात पूरे मुल्क में सिंध समेत कंप्लीट लॉकडाउन में आ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब वेरी राइट, लेकिन अगर स्मार्ट लॉकडाउन होता तो फिर इस तरह से हमें तजाद नजर ना आ रहा था वफाक और सिंध के दरमियान। लेकिन हम डेल्टा वेरिएंट की बात कर लेते हैं। खैर, ये तमाम तरह सियासी मामलात हैं। डेल्टा वेरिएंट के हवाले से कुछ हमें आगाह कीजिएगा, इस पर रिसर्च आप भी कर रहे थे। जी हाँ, डेल्टा वेरिएंट जो है ये सबसे खतरनाक है। ये 1200 गुना ज्यादा स्प्रेड होता है। एक आदमी खांस रहा हो डेल्टा वेरिएंट जिसको हो, तो उसके मुकाबले में 1200 आदमी खांसे पुराने चाइनीज वायरस के से, तो वो बराबर होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत तेज़ी से फैलता है। ये जो है अब दिफाई निज़ाम को बेवकूफ़ बनाता है। इंसान के जो एंटीबॉडीज़ हैं वो पकड़ नहीं पाती, जो नेचुरल एंटीबॉडीज़ हैं उनको पता नहीं चलता कि ये बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म अंदर दाखिल हो गया है। इसके अंदर जो कांटे कांटे होते हैं, एक मॉलिक्यूलर बॉल की तरह होता है जिस पे छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं, तो वो जो है वो खलियों के अंदर बहुत आसानी से जाकर और मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद ये मुख्तलिफ आज़ा पे हमला करता है। ख़ास तौर पे जो इंसान के फेफड़े हैं और आंतड़ियाँ हैं उन पे ज़्यादा तेज़ी से हमला करता है। और ये जहाँ जहाँ पहुँचा है, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो और चाहे बरतानिया हो, वहाँ छा गया है। इस वक्त बरतानिया में इस वक्त 99% जो है वो डेल्टा वेरिएंट है। और सूरत हाल पाकिस्तान में भी ये है कि आज से 1 महीना पहले सिर्फ 2% था, अब कोई 70 से 80% एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त डेल्टा वेरिएंट आ गया है। और अगले 1 महीने के अंदर ये गालिबन 99% की तरफ चला जाएगा जैसे बरतानिया में हुआ है। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल है नहीं। अभी सिर्फ 2 करोड़ को अफराद को लग पाई हैं, 20 करोड़ अफराद को नहीं लगी। तो अभी आपको 6 से 12 महीने चाहिए कि कम से कम 15-16 करोड़ अफराद को लगें। तो सिवाय SOPs को फॉलो करने के लिए के अलावा कोई आपके पास रास्ता नहीं है, क्योंकि इतना ख़तरनाक वैरायटी जो वेरिएंट है अभी तक नहीं देखा गया। ये बहुत ही ज़्यादा मौलिक भी है और फैलता भी है उसके मुकाबले में जो कि शुरू में चाइनीज़ वेरिएंट आया था। तो डॉक्टर साहब, जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जो वैक्सीनेटेड हैं, उनमें कितनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो चुकी है? क्या वो इस वेरिएंट का मुकाबला कर सकते हैं या वो भी इफेक्ट हो सकते हैं इससे? वो भी अफेक्ट होते हैं, लेकिन उनकी उसकी शिद्दत कम होती है, वो हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है और मोर्टेलिटी जो अमवात हैं वो कम होती हैं। आपने बरतानिया और अमेरिका में देखा कि डेल्टा वेरिएंट फैल गया है, वहाँ पर टोटल जो अफराद हैं उनकी तादाद तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है जो मुब्तला हैं कोविड में, लेकिन जो हॉस्पिटलाइजेशन और जो अमवात हैं वो बहुत कम हो रही हैं। तो और लेकिन क्योंकि ये बढ़ रहा है उसकी वजह से नए नए वेरिएंट्स का चांस भी बढ़ता जाएगा और इससे ज़्यादा ख़तरनाक वेरिएंट्स सामने आएंगे, क्योंकि दुनिया में भी कंट्रोल नहीं हो पाया। जब तक कि दुनिया में 80% आबादी कंट्रोल में ये आ नहीं जाता, या तो वैक्सीनेट नहीं हो जाती या कोविड नहीं हो जाता, जब तक आप अपने आप को प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। तो ये जो है क्योंकि बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है, तो अभी ये 4थी वेव आई है, फिर 5वीं, फिर 8वीं, फिर 10वीं, फिर 12वीं, ये सिलसिला चलता रहेगा और आपको इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा ताकि आप दुनिया की बेशतर आबादी वैक्सीनेट नहीं हो जाती। तो डॉक्टर साहब, पहले जो वायरस था उसका बिहेवियर मुख्तलिफ था, अब ये नया वेरिएंट आ गया है तो इसको कहा जा रही है ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इसके लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं वही होंगी या इसके लिए कुछ मज़ीद एहतियात करने की ज़रूरत है? इसके साथ मज़ीद एहतियात की ज़रूरत यह है कि आप बंद कमरों के अंदर जहां और लोग बैठे हों वहां ना जाएं। अगर आपको जाना पड़े तो कम से कम अरसे के लिए जाएं और मास्क पहने रहें, दूर रहें लोगों से। एहतियात की वही है लेकिन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेंगी। दुकानों के अंदर जो है जाना जहां और भी लोग खड़े हों तो वहाँ मसाइल हो सकते हैं। हवाई जहाज़ के अंदर साथ बैठना, अब मैंने देखा कि हवाई जहाज़ के अंदर खाना शुरू कर दिया है। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि जब लोग
मास्क हटा के खाना खाते हैं, तो अगर एक जहाज़ के अंदर अगर 10% भी लोग या 5% भी कोरोना है तो वो फ़ौरन फैल जाता है। तो ये जो है हुकूमत को चाहिए कि उसकी सख्ती दोबारा करे। खाने पीने की जो चीज़ें हैं जहाज़ में, और फिर एक सीट खाली होती थी पहले, एक सीट भरी होती थी पूरे जहाज़ के अंदर, वही SOPs दोबारा लेकर आएँ और बाकी SOPs को भी सख्ती से फॉलो करें, क्योंकि ये जो है इस तरह का वेरिएंट दुनिया में देखा नहीं गया। अब आप देख रहे हैं कि 4,500 5,000 के करीब लोग ऑफिशियली जो फिगर्स आ रहे हैं। अब ये दोबारा देने की जो पहले वाली सिचुएशन थी, पिछले साल वाली जो ख़राब तरीन सिचुएशन थी, उसके आप करीब पहुंच रहे हैं और ये बढ़ रहा है तेज़ी से, और हर हफ्ते जो है सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है, अफवाह ज़्यादा हो रही हैं, और ख़ास तौर पे सिंध में और कराची में तो सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जहाँ पॉजिटिविटी रेट जो है वो 30 से 35% हो गया है। तो ये जो है ये इस वक्त पाकिस्तान को बहुत बड़ा ख़तरा मंडला रहा है, और इसमें NCOC के अभी तक इक़दाम जो रहे बहुत अच्छे रहे। मुझे उम्मीद है कि इस पर भी हम इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और डेल्टा वेरिएंट जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, उससे ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। पहले भी आप मास्क इस्तेमाल कर रहे थे, समाजी फासला बरकरार रखे हुए थे, लेकिन डेल्टा वेरिएंट इतना ख़तरनाक है, आपको ज़्यादा समाजी फासला रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा देर तक मास्क पहनने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं बाहर मौजूद है तो बिल्कुल भी मास्क मत हटाइए, और साथ ही साथ इसकी रेशो बढ़ती जा रही है। वैक्सीनेशन जो लोग करवा चुके हैं वो लोग बच तो सकते हैं, लेकिन वो इफेक्ट ज़रूर हो सकते हैं। तो एहतियात कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए। आज के प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के पान।